गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे जिसका नाम है द सोल्जर। ये आपके पोएट्री सेक्शन का 6th वीडियो होगा और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 70th नंबर वीडियो है इंग्लिश 100 मार्क्स से। तो चलिए देखते हैं इसका एमसीक्यू जल्दी से। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको इस चैनल पे स्पार्क एजुकेशन चैनल जो है इस पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स करके, इस तरह से प्लेलिस्ट मिलेगी। इसमें इसके पहले के जितने वीडियो मैंने बना रखे हैं एमसीक्यू से रिलेटेड, ये सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट सीरियल वाइज बनाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट चैप्टर आपका देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लेके अभी तक जो मैंने किया है एन इपिताब तक, यहाँ तक के आपको एमसीक्यू मिल रहे हैं और ये 17वां नंबर वीडियो है, 17th नंबर। तो आगे भी आपको मिलते रहेंगे, तो आप इसको बुकमार्क कर सकते हैं इस प्लेलिस्ट को और आगे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले द सोल्जर जो चैप्टर है उसको लिखा है रूपर्ट ब्रूक ने और ये यहाँ पर इनकी तस्वीर है। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि द सोल्जर बिलोंग्ड टू, जो द सोल्जर जो सैनिक है वो कहाँ के थे, जो सैनिक हैं वो कहाँ के थे, किन सैनिकों के बारे में पोएम में बताया जा रहा है, कवि के द्वारा किन सैनिकों के बारे में पोएम में बताया जा रहा है, कहाँ के सैनिक के बारे में। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी है इंग्लैंड, ये आपका राइट आंसर है। सैनिक कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे और इंग्लैंड के सैनिक के बारे में द सोल्जर कविता में सारी चीजें जो बताई गई हैं वो इंग्लैंड के सैनिक के बारे में बताई गई हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर बोला जा रहा है द सोल्जर इज अ फिल इन द ब्लैंक्स पोएम। सैनिक एक खाली स्थान कविता है, किस तरह की कविता है, क्या ये लव पोएम है, नेचर का पोएम है, या फिर हैप्पीनेस वाला है, या फिर वॉर का पोएम है, युद्ध से रिलेटेड है। देखिए सैनिक एक वॉर पोएम है, युद्ध से रिलेटेड कविता है जो कि रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। यहाँ पे आप इस तरह से करेंगे तो याद रहेगा आपको। सैनिक एक युद्ध कविता है, यानी कि ये जो कविता है ये युद्ध काल के दौरान ये लिखी गई है, यानी कि वर्ल्ड वार फर्स्ट का भी यहाँ पे जिक्र आएगा आपका। वर्ल्ड वार जो फर्स्ट है इसका भी जिक्र आता है इस पोएम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे द सोल्जर इज रिटन बाय, ये तो अभी आपने देख लिया फर्स्ट पेज पे ही, रूपर्ट ब्रूक। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। द सोल्जर को किसने लिखा है, रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स इज रिमेंबर्ड एज अ वॉर पोएट। अब देखिए युद्ध कवि के रूप में किसे याद किया जाता है, ऑब्वियसली आपका ये चैप्टर जो है वो रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है तो उनको ही याद किया जा सकता है। तो रूपर्ट ब्रूक जो आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूपर्ट ब्रूक को युद्ध कवि के रूप में याद किया जाता है क्योंकि वो ज्यादातर जो कविताएं हैं या फिर कह लीजिए द सोल्जर ये जो कविता है आपकी ये युद्ध काल के दौरान लिखी गई है और 1915 में ये पब्लिश हुई थी, किताबों में छपना शुरू हुई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पांचवा नंबर, रूपर्ट ब्रूक प्रेजेज। रूपर्ट ब्रूक खाली स्थान की प्रशंसा करता है। रूपर्ट ब्रूक अपने कविता में द सोल्जर में कौन सी जगह की काफी ज्यादा प्रशंसा करता है, इंग्लैंड की प्रशंसा करता है। काफी ज्यादा प्रशंसा किया है इंग्लैंड की, और ये जो पोएम है इसमें टोटल नंबर ऑफ टाइम जो इंग्लैंड यूज किया है आपके पोएट ने, 6 बार इंग्लैंड वर्ड को आपके पोएम में यूज किया गया है। तो इससे देख सकते हैं आप कि इंग्लैंड के प्रति कितना ज्यादा प्रेम था रूपर्ट ब्रूक के अंदर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, अ पोएम कंसिस्टिंग ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स लाइंस इज अ सोनेट। खाली स्थान पंक्तियों वाली एक कविता एक गाथा है। देखिए सोनेट जो होता है ना वो कितने लाइन का होता है, यहाँ पे यही पूछा जा रहा है आपसे। जो सोनेट होता है वो आपका, इसका जो छठा का जो ऑप्शन नंबर ए है 14 लाइन का होता है। ओके 14 लाइन में से भी यहाँ पे आपको 8 और 6 में डिवाइड किए जाते हैं, इसको ऑक्टेव बोला जाता है। 8 को, या आगे क्वेश्चन में आने वाला है आप वहां पे भी डिस्कस कर सकते हैं इसको 8 या 6 में। देखिए जो आपके पहला जो पैराग्राफ होगा वो 8 लाइन का होगा। कितने हो गए ये, 4 6 7 8, और उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा वो 6 लाइन का होगा। इस तरह से आपका ये सोनेट लिखा हुआ रहता है। टोटल इसमें कितने लाइन्स होते हैं, 14 लाइन होते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आएगा तो आपको समझा दिया जाएगा कि जो 8 लाइन के जो पैराग्राफ्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है, वैसे उसको ऑक्टेव बोला जाता है, और जो 6 लाइन का जो पैराग्राफ होता है उसको क्या बोला जाता है ये आपको अभी समझा दिया जाएगा आगे। देखिए यहाँ पे बोला जाएगा द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स लाइंस आर कॉल्ड ऑक्टेव। अभी मैंने आपको बता दिया द फर्स्ट 8 लाइन्स जो आपके सोनेट का, जो आपके स्टांजा का पहला 8 लाइन है आपके पोएम का, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेव, यानी कि सप्तक कहा जाता है उनको। पहली जो 8 लाइनें हैं उसको सप्तक कहा जाता है। आप अपने पोएम में देख सकते हैं पहला पैरा जो है आपका वो 8 लाइन का है और नेक्स्ट पैरा आपका 6 लाइन्स का है। तो आप देख सकते हैं टोटल 14 लाइन, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे टोटल को, सोनेट। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, यहाँ पे बोला जा रहा है कि द लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स लाइंस आर नोन एज सेस्टेट। अंतिम की जो 6 लाइंस है इसमें कितने लाइंस को बोला जाता है, संप्रदाय या सेस्टेट कितने लाइंस को बोला जाता है। तो 8 लाइंस को हमने देखा यहाँ पे कि उनको ऑक्टेव बोला जाता है। जो प्रथम जो 8 लाइनें हैं उनको ऑक्टेव बोला जाता है और अंतिम की जो 6 लाइनें हैं उनको हम बोलते हैं सेस्टेट। इनका काम क्या है, देखिए पहली लाइनों में बताया जाता है, पहले की जो 8 लाइन्स हैं उसमें सप्तक कुछ मुद्दे को स्थापित करता है
और बाकी जो 6 लाइन्स है यानी कि संप्रदाय, वो इस जो उठाए गए मुद्दे हैं उसको हल करने का काम करता है। ये आपको आई थिंक कि आपको जो वर्ड मीनिंग सेक्शन है उसके नीचे में आपको एक पैरा मिलेगा, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके ये वाला छठा नंबर जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पोयम है अगर हम उसको सोनेट बोल रहे हैं तो उसमें कितनी लाइन्स होगी? 14 लाइन्स होगी, ये आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि पहली जो 8 लाइनें होती है 14 लाइन से, उसको क्या बोला जाता है? ऑक्टेव बोला जाता है। अंतिम की जो 6 लाइनें बच जाती है उसको क्या बोला जाता है? सेस्टेट बोला जाता है। ओके, संप्रदाय बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है द पोएम फिल इन द ब्लैंक्स इज ए सोनेट। अब इसमें से कौन सी पोएम है वो सोनेट है? अभी इतना डिस्कस करने के बाद किसको नहीं मालूम होगा? ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका राइट आंसर है। द सोल्जर जो पोएम है ये एक तरह का सोनेट है, यानी कि 14 लाइन्स की कविता है। ओके, लिखा किसने है? रूपर्ट ब्रूक ने, भूलिएगा नहीं, रूपर्ट ब्रूक ने। राइट। 10th नंबर क्वेश्चन द डस्ट स्टैंड्स फॉर द फिल इन द ब्लैंक्स। धूल का इस्तेमाल फिल इन द ब्लैंक्स के लिए किया गया है। देखिए, जो धूल का इस्तेमाल किया गया है, डस्ट जो वर्ड लिया गया है आपके पोएम में, ये किसके लिए उपयोग किया गया है? क्या सोल्जर के लिए किया गया है, फार्मर के लिए किया गया है, टीचर के लिए किया गया या फिर लीडर के लिए किया गया है? देखिए, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है सोल्जर, सैनिक के लिए किया गया है। धूल का इस्तेमाल इस कविता में सैनिक के लिए किया गया है। ओके, यहाँ पे रूपर्ट ब्रूक कहते हैं कि जहां पे मेरी मृत्यु होगी और जहां पे मुझे दफनाया जाएगा वो धरती समझ लो कि इंग्लैंड की हो गई, यानी कि इंग्लैंड के वो खुद हैं, उनकी आत्मा इंग्लैंड में बसती है। अब उनको अगर किसी दुश्मन की जमीन में भी दफनाया गया तो जो जो एरिया है जितने में उनको दफनाया गया वो वहां की मिट्टी और पूरी जमीन वो समझ लिए कि इंग्लैंड की हो गई। इस तरह से अपने भाव को वो प्रकट कर रहे हैं। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द सोल्जर पोएम अपीयर्ड इन द ईयर फिल इन द ब्लैंक्स। अब बोला जाए कि द सोल्जर जो पोएम है वो कब छपा था? ठीक है, द सोल्जर कविता कब छपी थी? तो देखिए, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है 1915, ये आपका राइट आंसर है। वर्ष 1915 में सोल्जर कविता छपी। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि उनकी मृत्यु भी 1915 में ही हुई थी। आपकी ये बायोग्राफी सेक्शन में आप देखेंगे उनका जन्म कब हुआ था। उनका जन्म हुआ था 1887 1887 में, और उनकी मृत्यु हो गई थी 1915 में। काफी जल्दी इनकी मृत्यु हो गई थी। एक बीमारी था जिसका नाम था सेप्टिसिमिया। आई थिंक कि मैंने प्रोनाउंस सही से किया है, सेप्टिसिमिया। ये इस बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो कवि हैं आपके, ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी लड़ाई कर चुके हैं, उसमें भाग ले चुके हैं। तो देखिए 11th नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि जो द सोल्जर आपकी पोएम है जो रूपर्ट ब्रूक ने लिखी है कब छपी थी? तो 1915 में छपी थी। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स द पोएट यूजेस इंग्लैंड इन द पोएम। देखिए, एक्चुअल में इंग्लैंड जो वर्ड है वो यूज नहीं किया गया है इसमें। देखिए, पहले इसका आंसर जान लेते हैं हम लोग। इसका आंसर है 6 टाइम्स। अब किस तरह से ये समझिए, 4 बार तो इन्होंने इंग्लैंड वर्ड का एक्चुअल में यूज किया है, हाँ, कि इंग्लैंड को दर्शाया है इंग्लैंड वर्ड से ही। लेकिन 2 बार इन्होंने जो वर्ड यूज किया है वो यूज किया है इंग्लिश, और इंग्लिश से भी इन्होंने इंग्लैंड को ही दर्शाने का प्रयास किया है। यहाँ पे इंग्लैंड को ही दर्शाना चाहा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो इंग्लैंड है वो पोएम में कितनी बार आया है? 6 बार आया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चेक कीजिए, पोएम आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यूएबल डस्ट ऑफ द पोएट्स बॉडी इज द डस्ट ऑफ। कवि के शरीर का वह मूल्यवान धूल जो कि मरने के बाद जब उन्हें दफनाया जा रहा है, खाली स्थान की धूल है। कहाँ की धूल है? इसका जो ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कवि के शरीर की वो मूल्यवान धूल जहां पे उन्हें दफनाया गया है वो भी धूल इंग्लैंड की ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर बोला जा रहा है कि वर्च्यूज ऑफ ए ट्रू सोल्जर हैव बीन डिपिक्टेड बाय। एक सच्चे सैनिक के गुणों को किसके द्वारा चित्रित किया गया है? देखिए, इसमें एक सच्चे सैनिक के गुणों को किसने चित्रित करने का काम किया है? इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका राइट आंसर है। रूपर्ट ब्रूक ने किया है। रूपर्ट ब्रूक ने जो कविता लिखी है उसमें उन्होंने सच्चे सैनिक के गुणों को दर्शाने का प्रयास किया है। ओके, नेक्स्ट नंबर 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइडियलिस्टिक पेट्रोटिज्म इज द एसेंस ऑफ। आदर्शवादी देशभक्ति किसका सार है? देखिए, आदर्शवादी जो देशभक्ति है वो एक सोल्जर का, एक सैनिक का सार है, एक सिपाही का सार है। देखिए, एक सैनिक का सार है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर आपका ए है द सोल्जर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक सैनिक का सार है, वो बहुत ही आदर्शवादी है और देशभक्त भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां नंबर। रूपर्ट ब्रूक टूक एन एक्टिव पार्ट इन। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे। में रूपर्ट ब्रूक ने सक्रिय रूप से भाग लिया। क्या सेकेंड वर्ल्ड वार में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बता रखा है। द वॉर ऑफ पानीपत, या नॉन ऑफ दीज, या नॉन ऑफ देम। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, द फर्स्ट वर्ल्ड वार में। यानी कि रूपर्ट ब्रूक ने फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुई थी उसमें प्रथम विश्व युद्ध में भी लड़ाई लड़ी है उन्होंने।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि इसका संबंध आप बना सकते हैं कि रूपर्ट ब्रूक का संबंध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से है। देखिए 1915 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी, और वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था? 1914 शुरू हुआ था इसके, और 1915 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि रूपर्ट ब्रूक का जो संबंध था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही था। यहाँ पे तो आपको इस तरह से भी पता चल जाएगा, पानीपत तो बहुत पहले की बात हो गई यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां नंबर। इन हिज सोनेट द सोल्जर द पोएट डिस्क्राइब्स द फीलिंग ऑफ एन। देखिए अपने सोनेट द सोल्जर में कवि एक खाली स्थान की भावनाओं का वर्णन करता है। किसकी भावनाओं का वर्णन करता है? क्या इंडियन सोल्जर की, अमेरिकन सोल्जर की, या फिर इंग्लिश सोल्जर की, या फिर आयरिश सोल्जर की? तो इसका जो ऑप्शन बस सी है, इंग्लिश सोल्जर की। यानी कि जो सोल्जर्स इंग्लैंड के हैं उनकी भावनाओं का वर्णन कर रहा है आपका जो पोएट है रूपर्ट ब्रूक। कौन कर रहा है? रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड के सैनिकों की भावनाओं का वर्णन कर रहा है। ओके, और ये सोनेट अभी बताया इंपॉर्टेंट है, 14 लाइन की कविता को बोला जाता है सोनेट। ठीक है, पहले 8 लाइन को ऑक्टेव, फर्स्ट 8, और बाकी की जो 6 लाइन है उसको सेस्टेट। सेस्टेट, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th नंबर। द सोल्जर वॉज रिटेन इन द टाइम ऑफ। देखिए द सोल्जर जो कविता है वो किस समय लिखा गया था? वॉर के समय लिखा गया था। 1915 में पब्लिश भी हुआ था। 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुआ था, 1918 में खत्म हुआ था। तो 1915 में ये पब्लिश हो रहा है, तो वॉर के समय ही तो इसका हुआ ना, युद्ध के समय लिखा गया था। युद्ध के समय लिखा गया था, द सोल्जर युद्ध के समय लिखा गया एक कविता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19th नंबर। रूपर्ट ब्रूक बीइंग अ पोएट वाज आल्सो अ फिल इन द ब्लैंक्स। रूपर्ट ब्रूक कवि होने के साथ साथ क्या थे? एक सोल्जर भी थे। रूपर्ट ब्रूक एक सोल्जर भी थे, ठीक है, और उनकी जो मृत्यु होती है वो युद्ध में जा रहे होते हैं उसी समय होती है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन है 20वां नंबर। यहाँ पे बोला जाए द सोल्जर वॉज रिटेन एंड पब्लिश्ड ड्यूरिंग। द सोल्जर फिल इन द ब्लैंक्स के दौरान लिखा और प्रकाशित किया गया था। कब? इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वर्ल्ड वॉर 1, ये आपका राइट आंसर है। बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन इसमें मिले, मैं जानता हूं, पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इसलिए सिमिलरिटी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिली। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करने योग्य है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन भी दिख जाएगा। इस तरह का बटन मिलेगा आपको, अभी दिखाता हूँ। देखिए इस तरह का आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, इस पे आपको जस्ट क्लिक कर देना है। सिर्फ क्लिक करने के बाद आपको बगल में बेल का आइकन मिलेगा, वहां पे आप बेल का आइकन प्रेस करके आपको सारी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।